तो आज हम लोग क्लास 10th का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, ठीक है, पीपीटी के थ्रू। देखो, इंडियन इकोनॉमी को तीन सेक्टर में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एक्चुअल में होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर होता है। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो ये भी एक सर्विस है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। पहले अभी जान जाना है कि इंडियन इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या बता रहा है? एक्टिविटी अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे प्राइमरी सेक्टर का मेन एक्टिविटी क्या होगा? एग्रीकल्चर, माइनिंग, माइन से कोयला वगैरह निकलता है वो, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री और डायरी। ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। मतलब अदर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है ना, उसका भी बेस यही बनाता है। समझ गए ना? मतलब मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, उसको रन करने के लिए माइनिंग से कोयला जाएगा तभी तो फैक्ट्री कोई कोई चलेगा। एग्रीकल्चर का तो जानते ही हो, इतना सारा मतलब चिप्स का, कुरकुरे का इतना सारा फैक्ट्री वगैरह है। एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो अदर सेक्टर का भी बेस यहीं से तैयार होता है। Next, since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, forestry, fishing, it is also called agriculture or related sector. Primary sector का अगला नाम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन काम क्या होता है? एग्रीकल्चर का, डायरी का, फॉरेस्ट्री का और फिशिंग का। फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ पौधा ये सब लगाने वाला, और फिशिंग मतलब जानती हूँ मछली अछली वाला। डायरी वाला जानते ही हूँ, डायरी में क्या क्या होता है, गाय भैंस पालने वाला। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानकारी। यहाँ पे फिगर दिखा रहा है, ये एग्रीकल्चर है, देख रहे हो रे? फॉरेस्ट से सब टिम्बर जो मिला है, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा यूज होता है। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, रेलवे में देखे हो लकड़ी का यूज कैसे होता है। रेलवे ट्रैक, पहले जमाना में तो लकड़ी का भी बहुत उसका बीच बीच में दिया रहता था। घर का जितना सारा चीज है लकड़ी से बनता है, टेबल कुर्सी पलंग, ये सब तो ये सब फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है। ये फिशिंग है, खाने पीने में यूज होता है। तो ये सब आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अब आ गया सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या बता रहा है कि इट कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। मतलब इसमें नेचुरल प्रोडक्ट से जो हम लोग को एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट से जो लकड़ी मिला, उसको हम लोग अदर फॉर्म में यहाँ पे बदलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर वेयर द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड। जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि शुगर, शुगर केन जो गन्ना का पौधा होता है वो तो एग्रीकल्चर से मिलता है, लेकिन जो शुगर मिलेगा वो फैक्ट्री के थ्रू हम लोगों को मिलेगा। समझ गए ना? तो एक्चुअल में ये क्या है? ये प्रोसेस है। उसी तरह से कॉटन फाइबर प्लांट से मिलता है हम लोग को, लेकिन जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो हमको तो फैक्ट्री से मिलता है बन के। समझ गए ना? उसी तरह से क्या होता है, मिट्टी होता है, मिट्टी होता है ना, उसी से ब्रिक्स वगैरह बनता है। तो ये सब फैक्ट्री में चीजें होती हैं। Since this sector is associated with different kinds of industry, it is also called industrial sector. सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का नाम क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर।
और सेकेंडरी सेक्टर का नाम क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना ईंट बन रहा है, तो ये तो फैक्ट्री में ही बनता है। ईंट का जो भट्ठी लगा तो वो एक प्रकार का फैक्ट्री है ना, है मट्टी से ईंट बना के बेच रहा है उतना महंगा। ये सब कपड़ा सिलाने वाला है फैक्ट्री। ये सब हो गया सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में देखिए क्या होता है। These are activities that help in development of primary and secondary sector. ये टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में मदद करता है। These activity by themselves do not produce good but are an add and support to the production process। मतलब ये कोई फैक्ट्री वैक्ट्री होता नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो फैक्ट्री में होता है उसको सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे कि देखो, कोई अगर फैक्ट्री से कोई चीज मंगवाना है तो वो ट्रक के माध्यम से, या फैक्ट्री में कोई चीज बना वो हमारे घर तक पहुंचेगा दुकान तक, तो वो किसके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो जो ड्राइवर आया, जो उसमें काम करने वाला हो गया, वो सब क्या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वो क्या कहलाएगा, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। उसी तरह से क्या दिया हुआ है, storage at the time it is necessary to store this product in godown which was also service made available। देखते हो ना कहीं कहीं स्टोरेज करने वाला होता है, जैसे कहीं पे सब्जी स्टोर किया जाता है, आलू को, कहीं पे कोई चीज को स्टोर किया जा रहा है, सीमेंट को स्टोर किया जा रहा है। तो गोदाम वगैरह क्या है, टर्शियरी सेक्टर में। कम्युनिकेशन, मतलब फोन वाला जितना भी बिजनेस है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर आएगा। बैंकिंग, बैंक से पैसा का लेन देन होता है, ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा। सिंस दीज एक्टिविटी आर generate सर्विस रेदर देन गुड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का अगला नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा, ये सर्विस सेक्टर में आएगा। समझे ना, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरेज करने का, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब समझ रहे हो ना, कार रेलगाड़ी से लेके प्लेन तक सब किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर में। वहां के काम करने वाले इम्प्लॉय वगैरह सब। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया था। देखो, अब वर्कर के वर्किंग कंडीशन के अनुसार दो प्रकार का सेक्टर में बांटा गया है। एक को नाम रख दिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरे को नाम रख दिया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि कोई, अब जैसे कि हम लोग के यहाँ लोहार का जो दुकान होता है, वहां से भी तो लोहा का तुम सामान बनवाते हो। तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसी दुकान खोल दिया बिना रजिस्ट्रेशन, उससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। है ना, जैसे एक कपड़ा का फैक्ट्री हुआ प्रॉपर, रिबॉक का, ये सब एडिडास जूता उता का फैक्ट्री हुआ। एक है कि बगल का कोई आदमी जूता बना के बेच रहा है मार्केट में, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर फंक्शन के तहत। तो इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। देखो, अब सेक्टर को ऑनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है दो प्रकार में, पब्लिक और प्राइवेट। जैसे कि कोई सरकार उस चीज को चला रहा है, जैसे रेलवे को अभी कौन चला रहा है, रेलवे को सरकार चला रहा है, तो वो पब्लिक सेक्टर हुआ। और जैसे कि बस उस कोई आदमी चला रहा है तो क्या हो गया, बस वगैरह, तो प्राइवेट सेक्टर। कोई स्कूल है, स्कूलें देखो ना, कोई प्राइवेट चला रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। अगर कोई गवर्नमेंट का स्कूल है तो वो पब्लिक सेक्टर में आएगा। तो ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑनरशिप कैसे तय होता है, जैसे कि 100 रुपया कोई बिजनेस में लगा हुआ है ना, अगर 51 रुपया सरकार के द्वारा लग गया उस बिजनेस में, तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि 51 से ज्यादा रुपया प्राइवेट आदमी का होना चाहिए। 100% भी हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी अपना स्कूल चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सब चीज रन करती है। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे सेक्टर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देख रहे हो ना, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला काम हो रहा है ना, ये टेली कम्युनिकेशन, इसी के माध्यम से ना हम तुमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जूम के, सैटेलाइट के माध्यम से।
ये सब एटीएम, बैंकिंग वगैरह और ये हॉस्पिटल वगैरह, ये सब किस में आएगा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का अगला नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। तो ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म इकोनॉमी में आता है, उसका नाम है जीडीपी। तो देखिए, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर द ईयर। मतलब फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आम तोड़ के खा गए, आम से जब माजा बन रहा है तो वो उसका फाइनल गुड्स में काउंट होगा। आलू से जो चिप्स बन रहा है वो उसका फाइनल गुड्स में होगा। खदान से जो आयरन निकाल रहे हैं उससे बर्तन बन के स्टील के आ रहा है, वो फाइनल गुड्स में आएगा। सर्विस मतलब समझ ही रहे हो, हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, ये सब वाला। तो टोटल, जैसे भारत का जीडीपी कैसे काउंट होगा? भारत में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स का, फाइनल, ये नहीं कि कार का तुम चक्का बना के खाली छोड़ दिए और पूरा कार कितने का बन के तैयार हुआ वो जोड़ाएगा। फाइनल गुड्स और सर्विस का टोटल वैल्यू उस ईयर के लिए क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा, उसका टोटल वैल्यू। एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर गिव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है? पहले तो इसको इंडिविजुअल जोड़िए, इंडिविजुअल पहले जोड़िए, इंडिविजुअल पहले निकालिए, पहले जीडीपी मतलब वैल्यू निकालिए, कितना का हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में कितना हो रहा है, फिर सेकेंडरी में कितना हो रहा है, टर्शियरी में कितना हो रहा है। भारत सरकार ये सब अपना काउंट करती है कि प्राइमरी से, जैसे एग्रीकल्चर से भारत सरकार को मान लो कि 70,000 करोड़ रुपया का इनकम होगा। सेकेंडरी सेक्टर समझिएगा, इंडस्ट्री वगैरह होता है, उससे सरकार को देखेगा कि इतना का हम बिजनेस कर रहे हैं। और टर्शियरी में देख ही लिए, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीज, उसमें देखा कि उतना। तो ये तीनों को फिर जोड़िएगा तब कंट्री का जीडीपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब भारत का कितना पैसा भारत में है वो पता चलता है इसी से, जीडीपी से, कंट्री का। तो जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है? जीडीपी एक्चुअल में होता है सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और थ्री सेक्टर में किसका सम? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। एक साल में जितना बनता है। देखो, एक इसका यहाँ पे फिर से दिखा दिया इसका डेफिनेशन। जीडीपी क्या है? It is the value of all final goods and services within the country during a particular year. फाइनल गुड्स याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है? जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कोई चीज अगर बना रहे हैं, मान लो कि घर पे ही अगर तुम कोई चीज का बिजनेस किए हुए हो, मान लो कि तुम एग्रीकल्चर से कोई चीज, जैसे चावल को क्या करना है? बेचना है, ठीक है ना, चावल को। तो ऐसा नहीं कि धान है उसको बेच देंगे, उसको काउंट कर देंगे तो वो जीडीपी में गिना जाएगा, नहीं। चावल फाइनल गुड्स उसका क्या है? चावल निकाल के बेचिए, वो फाइनल गुड्स में आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि माइनिंग होता है, कहीं से आयरन निकल रहा है ना जी, कहीं से डायमंड निकल रहा है, कहीं से गोल्ड निकल रहा है। तो खदान से निकाल के ही तुम उसको बेच दोगे तो उसको नहीं जोड़ाएगा। फाइनल जब उसको मार्केट में पहुंच जाता है बिकने के लिए, वो फाइनल गुड्स होता है, उसका वैल्यू जुड़ाएगा, कितने का बिक रहा है। वो चीज किसी कंट्री का जीडीपी बताता है, फाइनल गुड्स और सर्विस कितना का प्रत्येक साल उसके यहाँ हो रहा है कारोबार। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज, बता ही दिए। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही बताता है कि कोई देश कितना अमीर है, कितना उसका इकोनॉमी बड़ा है। भारत अभी 5वां नंबर पे है जीडीपी के हिसाब से। Measuring GDP is undertaken by the central government ministry.
जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार सरकार नहीं। विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका किसका मदद लेता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है उसका भी मदद लेता है। सब जगह का जोड़ाएगा तब ना कि बिहार में कितना फाइनल गुड्स और सर्विस का कितना आ रहा है भाई वैल्यू, उधर कितना आ रहा है, सबका जोड़ा के जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी के बारे में ये सब चीज आपको याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी बिना इसके अधूरा है। देखो भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे अपना फोकस किए। हम लोग के यहाँ खाने पीने का भी बहुत कमी था, दूसरे देश से धान चावल मंगाना पड़ता था, गेहूं, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? प्राइमरी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट किए, बढ़िया सिंचाई का, किसान का व्यवस्था कराएं, बढ़िया उन्नत किस्म का बीज का व्यवस्था करवाएं, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम लोग देश आजाद होने के बाद सबसे पहले क्या किया गया? प्राइमरी सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन प्रोपोजर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर एंड मेनी पीपल कुड टेक अप मेनी एक्टिविटी विच लेड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या होने लगा, भारत में जब पैदावार बढ़ने लगा तो आदमी क्या करने लगा, उससे एक से एक चीज बनाने लगा। पहले तो चावले नहीं था तो खाने का भूखमरी रहता था भारत में, लेकिन जब ज्यादा उत्पादन होने लगा तो आदमी क्या करना है, उसका एक से एक चीज बना के बेचने लगा, तो नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ गया। However, at the this stage, most of the goods produced were natural products that from the primary sector. Hence, most people were employed in this sector. तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके 10-20 साल तक हम लोग मतलब 80-90% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, समझ गए ना। उसी का मतलब दूसरे देश में बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, यही सब चीज हम लोग करते थे। सेकेंड स्टेज कब आया भाई? सेकेंड स्टेज में अब क्या रहेगा? सेकेंड स्टेज में तुम जानते ही हो फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा, समझ गया ना। फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा, खाने पीने का जुगाड़ हो गया तो, समझ गए ना। ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 years so because new method of manufacturing were introduced, factory came up and standard expanding. People began to work in factory in large numbers, and also people start using factory good to large number as they were cheap. Secondary sector gradually become the most important in the total production and employment. There was a shift and the importance of the sector was changed. मतलब क्या होने लगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो काफी पहले ही आ गया था, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद ना हम लोग फैक्ट्री वैक्ट्री वहां लगाना हुआ। उसमें क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकल के सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री में काम करने लगे। फैक्ट्री से बना हुआ सामान सस्ता होता था तो उसको लोग खरीदने लगे, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, समझ गए ना। तो ये हुआ सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ। सर्विस सेक्टर मतलब क्या हुआ, स्कूल कॉलेज ये सब खुलने लगा बाद में, पहले फैक्ट्री उट्री ज्यादा खुला। In the past 100, there was has been further shift to secondary to tertiary sector in the development country. मतलब देख रहे हो ना, जो आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर का बोलबाला है, अमेरिका वगैरह देश क्यों राजा है? आईटी सेक्टर का कारण, सर्विस सेक्टर का कारण। दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। समझ गए ना, टोटल प्रोडक्शन के मामले में सर्विस सेक्टर काफी आगे निकल गया है। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं जूम का ही, तो जूम का कितना हजारों करोड़ का कारोबार होगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से ज्यादा पैसा ही कमा रहा होगा, खाली हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसका ज्यादा वैल्यू हो गया है सर्विस सेक्टर का। फेसबुक देख ही रहे हो, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से ज्यादा उसका इनकम है। देखो, transition show level of country development, it improve specialization, but it is better to avoid extending service part in economy over 40 to 50%। मतलब देखिए, over 30 year between इतना से इतना production in the tertiary sector increased the most and it was emerged as the largest production sector in India, replacing the primary sector।
मतलब देखो भारत में अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग 40 से 50% किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर पे भारत में इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब खुल रहा है, तो इसके थ्रू क्या वर्कफोर्स तैयार हो रहा है। भारत में उतना इंडस्ट्री तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग सर्विस के लिए जाने जाते हैं यहाँ से। जैसे मान लो कि अमेरिका हम लोग भेज रहे हैं ना जी, यहाँ से इंजीनियरिंग कर करके जा रहा है, तो वो सब सर्विस है ना वहाँ प्रोवाइड करवा रहा है। समझ रहे हो ना? डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स जो भी चीज है, ये सब सर्विस भारत में क्या है अब। पहला नंबर पर सर्विस सेक्टर आ गया है, दूसरा नंबर पर एग्रीकल्चर, और तीसरा नंबर पर यहाँ क्या है, इंडस्ट्री है। मतलब तीसरा टर्शियरी वाला यहाँ पहला नंबर पर आ गया है। समझ रहे हो? जैसे कि कैसे, अब मान लो कि कोई कार है जो इंडस्ट्री में बना, ठीक है, उस कार को दुकान तक ला के सेल किया, तो वो भी सर्विस सेक्टर है। समझ गया ना? दुकान पे आके सेल होना सर्विस सेक्टर है। तो भारत में 1930 से लेकर 2003 में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, खास करके 1991 के बाद, जब भारत में प्राइवेटाइजेशन लागू हुआ, हर चीज प्राइवेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी का कैसे ग्रोथ हुआ, ये डाटा आपको दिया गया है। 2000 ईस्वी का डाटा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा बढ़ रहा है, आदमी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई पे शिफ्ट कर रहा है। देखो एक डाटा जो दिया हुआ है 2005-06 का है ये वाला, और ये दिया हुआ है 2006-07 का जो डार्क में ज्यादा है। तो देख रहे हो कि घट रहा है धीरे धीरे। जैसे कंस्ट्रक्शन वाला दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन देख रहे हो धीरे धीरे घटा। एग्रीकल्चर में जो फॉरेस्ट्री और फिशिंग हो रहा था वो उतना तो ज्यादा नहीं घटा है। माइनिंग तो थोड़ा बहुत और बढ़ गया है। माइनिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग इंडस्ट्रियल चीज प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं, तब ना हम लोग को कोयला का ये सब चीज का जरूरत पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है। देख रहे हो ना? कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल वोबाइल ये सब ज्यादा आने लगा। बैंक वैंक वाला सेक्टर भी बढ़ रहा है। ये डाटा दिया हुआ है। The primary sector employ the largest number of people in India. It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. लेकिन आज भी क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा लोग भारत में लगा हुआ है आज भी। जैसे एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं है, वो 30 आदमी का काम है, लेकिन उसको आज भी 70 आदमी मिलकर कर रहा है। एग्रीकल्चर वाला जॉब, मतलब 70% जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब जैसे मजबूरी में है, जैसे किसी के यहाँ मान लो कि गांव में खेत है, ठीक है, अब उसका नौकरी लगा ही नहीं है, तो एक आदमी का काम करने का था, लेकिन अब पांचों मिल के खेती कर रहा है उसी खेत पे, जो एक आदमी भी कर सकता था उसको। तो इंडिया में ज्यादातर आदमी कहाँ डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। क्यों? क्योंकि जॉब हम लोग का सरकार क्रिएट नहीं कर पा रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। समझ गए ना? देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तो होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्या दिख दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो इट इज द सिचुएशन वेयर पीपुल आर apparently working but all of them are made the work less than their potential। एक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि रोजगार मिलना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार नहीं मिलना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब मिलना है कि 2 आदमी का काम 20 आदमी मिलके कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसका पोटेंशियल का सही यूज नहीं कर रहा है। इफ द फ्यू पीपल मूव आउट इट विल बी नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन। मतलब 2 आदमी का काम है और 20 आदमी मिलकर कर रहा है, इसमें से 18 आदमी भी निकाल देंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ गए ना, तो यही चीज अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इट इज हिडन इन द contrast to the open unemployment where a person is clearly visibly without job. It is also called discussed unemployment. This underemployment also happen in the other sector. For example, there are thousands of casual workers in service sector in the urban areas as painter, plumber, repair person, etc. मतलब क्या है, जैसे कि पेंटर है कोई शहर में, मान लो कि 500 पेंटर है, लेकिन उस शहर में रोजगार किसके लिए है? 10 को पेंटर के लिए है। ये सबको काम उतना नहीं मिलेगा। प्लम्बर है, रिपेयर पर्सन है, ये सबको जरूरत 10 को का उस शहर में है, तो ये लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है। देखो नरेगा क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मतलब ग्रामीण एरिया में रोजगार का गारंटी देने वाला ये एक्ट आया 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मेड ए लो इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के लागू किया गया है। इसमें राइट टू वर्क दिया गया कि आदमी को कम से कम 100 दिन का, 18 साल से ऊपर का जो भी है उसको 100 दिन का रोजगार आपको विथ इन गाँव में ही आपको देना है उसको, मतलब ब्लॉक के अंदर में। और नहीं अगर दीजिएगा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वाला अलाउंसेस देना पड़ेगा। कोई 18 साल का आदमी है, उसको जीवन यापन के लिए उसको चाहिए, नहीं दीजिएगा तो उतना सरकार को भत्ता देना पड़ेगा। नरेगा ये आया। द वर्क विल बी द टाइप विच विल बी द फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। तो इस काम में हम लोग क्या किए कि प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला इससे। इसको इसको एक्चुअल में नाम मनरेगा अब है, एम नरेगा, एमजी नरेगा लगता है कि है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी आगे में लगा देना, मनरेगा होता है इसका फुल फॉर्म। समझ गए इसमें क्या प्रावधान है कि 100 डेज का रोजगार देना है ईच फैमिली से विथ इन 5 किलोमीटर के अंदर उसके घर से। समझ गए ना। और अप्लीकेशन जब आदमी को काम करने की इच्छुक है आपको सौंप दिया है तो 15 दिन के अंदर उसको काम देना है। लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जैसे कि मान लो कि गांव का रोड बन रहा है उसमें काम दे सकते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज जो भी चीज अगल बगल में सरकार का काम चल रहा है उसमें आप उसको रोजगार दिलवाइए ताकि वो अपना खर्चा चला सके। तो ये है मनरेगा। नरेगा खाली लिख दिया है लेकिन महात्मा गांधी उसके आगे लगेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये वाला समझ में आया ये चीज। राइट टू वर्क, फंडामेंटल राइट। देखो ये क्या चीज कर रही है, कुछ बना रही है यहाँ पे, धागा बुन रही है चरखा से। तो इसका तो कोई जीएसटी नंबर, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ऑफिस खोलने का जरूरत नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये देखो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर कंप्यूटर से सब काम कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ना कि 10 आदमी का काम 100 आदमी मिल के कर रहा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना, उसका हम लोग पोटेंशियल का यूज नहीं। इसमें से अगर 90 आदमी हम लोग निकाल भी देंगे फिर भी ये काम हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है एक्चुअल में? अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। 5 आदमी का काम 50 आदमी मिलकर कर रहा है, वो चीज है अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना, उससे क्या होगा? अब जैसे कि 10 आदमी का काम था, अगर ये 10 आदमी का काम था, एक मिनट थोड़ा सा ही हैंग कर रहा है। 10 आदमी का काम था, उसको साल भर तक रोजगार देता। लेकिन जब 100 आदमी मिल के काम कर लेगा तो सब आदमी को क्या मिलेगा? मान लो कि 4 महीना में वो काम खत्म हो जाएगा तो 4 महीना तक रोजगार मिलेगा।
बाकी 8 महीना तक बैठल रहेगा, सब बैठल रहेगा ना जी। तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट है भी लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना उसका क्षमता था कमाने का। ऑर्गेनाइज सेक्टर देख ही रहे हो। Terms of employment are regular, so people have assured work registered by government। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, काम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होता है, रूल रेगुलेशन फिक्स होता है, ड्रेस व्रेस फॉर्मल प्रोसेस होता है कैसे करना है, ये सब चीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे मिलेगा, छुट्टी के दिन का पैसा नहीं काटा जाएगा, प्रोविडेंट फंड जैसे कि तुम्हारे मम्मी का पीएफ में पैसा जमा होता है ना, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस कारण ग्रेजुइटी का लाभ मिलेगा, जब 5 साल हो गया है कि नहीं पहले ये पता करके बताना, ग्रेजुइटी मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, वर्कर गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। अगर 60 साल तक उसी कंपनी में काम करते रह जाएगी तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगा एक फिक्स। तो ये सब होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का बेनिफिट, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है ना, गवर्नमेंट से रजिस्टर, जैसे ये क्या है, दाई का काम कर रही है, तो ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है ना, होटल में काम कर रही है दाई का। ये देखिए माथा पे उठा के कोई सामान बाजार में बेच रही है, तो अनऑर्गेनाइज, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी ये निकाल सकता है जॉब से, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, कोई पेंशन या रिटायरमेंट या पीएफ फंड या मेडिकल कुछ नहीं है, और काफी कम पैसा भी दिया जाता है, लो पेड जॉब होता है, नॉट रेगुलर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में न ओवर टाइम, न पेड लीव, न हॉलीडे, न लीव ड्यू टू सिकनेस, तबीयत खराब होने पे भी लीव नहीं। अब तुम बाजार में जाके सब्जी बेच रहे हो, तबीयत खराब होने पे तुमको लीव मिलेगा, कि मान लो कि तबीयत खराब है तो नहीं जाओगे बेचने, तुमको घाटा लग जाएगा, तुम्हारा बिकबे नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट भी श्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन देयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द सेमी अर्बन एरिया, इम्प्लीमेंटिंग मेनी प्रोग्राम सच एज नरेगा। नरेगा के द्वारा ही अगर हम लोग 100 दिन का उसको रोजगार का गारंटी दे रहे हैं, तो कम से कम 100 दिन तो वो कमा सकता है। छोटा छोटा इंडस्ट्री को कहिए कि रजिस्ट्रेशन सरकार से कराओ, गाँव वाँव में जो खोल रहा है। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में स्कूल, टूरिज्म, हॉस्पिटल, ये सब में वर्कर को जॉब दिलवाइए। अलाउ क्रेडिट एट लोअर रेट, उसको लोन दीजिए, कुछ बिजनेस करने के लिए कोई आदमी करना चाहता है तो सरकार दे भी रहा है। देखो अब लास्ट चल रहा है पब्लिक सेक्टर। ऑर्गेना पब्लिक सेक्टर किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। समझ गए, इसमें फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, फिक्स वर्किंग आवर होगा। मेन एम टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जा सकता है। सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो पैसा कम लिया जाता है, तो सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, रेलवे है जो पब्लिक सेक्टर है, हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी सरकारी होता है, जो क्या है, पब्लिक सेक्टर होता है। कोई भी आदमी जा सकता है, कम पैसा में उसका लुत्फ उठा सकता है। रेलवे है ना, रेलवे, डाक, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट द्वारा रन होता है।
प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल उसका मालिक होगा, जैसे रिलायंस का अंबानी वाला मालिक है। डज नॉट प्रोवाइड फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको गारंटी लिख के नहीं देगा कि जॉब में आपको 60 साल बाद निकालेगा, कभी भी निकाल सकता है। वर्किंग आवर फिक्स रहेगा। मेन एम टू मेक प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। उसको ये मतलब नहीं है कि पब्लिक को फायदा हो रहा है कि नहीं। कैसे रिलायंस कुछ दिन फ्री में दे के जियो और फिर पैसा भरवाने लगा। तो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल बिरला का कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये सब जितना दिख रहा है, आईडीबीआई, आईसीआईसी, सब बैंक में, इन कोटक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। कुछ इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे कि क्या है, स्टेट बैंक क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। लेकिन ये सब एक्सिस बैंक, ये सब सेंट्रल बैंक, ये सब कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट मिक्स है। बैंक में भी जिसका मालिक सरकार है वो पब्लिक सेक्टर बैंक, और जिसका मालिक प्राइवेट, जैसे आईडीबीआई क्या है? प्राइवेट है। आईसीआईसी क्या है? प्राइवेट है। एचडीएफसी क्या है? प्राइवेट है। केनरा बैंक पब्लिक है। तो ये सब था, ये सब तुम्हारा सब्जेक्ट में था कि नहीं, तुम इसको अच्छा से देख लेना अपना सिलेबस। समझ गए ना? पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहता है, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में ये सब क्या है? दिक्कत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सब था कि नहीं सिलेबस में, कि आउट ऑफ सिलेबस ही पीपीटी था, बता देना। बैंक ऑफ इंडिया भी पब्लिक सेक्टर बैंक